नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही। जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी जानकारी। यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग पर सुप्रीम कोर्ट तैयार। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के जज जस्टिस वर्मा पर एफआईआर दर्ज कराने की दाखिल याचिका और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को जल्द सुनने पर सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने जस्टिस वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आपको बताते चले दिल्ली से यह जानकारी। यशवंत वर्मा को लेकर हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी सहमति दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के जज जस्टिस वर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को जल्द सुनने पर अपनी सहमति दे दी है। बड़ी जानकारी आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने जस्टिस वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी को लेकर मामले की सुनवाई होगी और बुधवार को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। और एक और जानकारी आपको बताते चले, यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन सुबोध गोयल गिरफ्तार। ईडी ने दिल्ली में छापेमारी के बाद की गिरफ्तारी। बैंक धोखाधड़ी मामले में सुबोध गोयल की गिरफ्तारी की गई है। तो ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई, पीएमएलए के तहत कार्रवाई की गई। 17 मई को कोर्ट में पेशी और कोलकाता कोर्ट ने 21 मई तक ईडी हिरासत में भेजा, यानी कि 17 मई को कोर्ट में पेशी गोयल की गई और इसके बाद 21 मई तक ईडी की हिरासत में कोर्ट की तरफ से भेजा गया है। ये जानकारी आपको बताते चले। कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने यूको बैंक के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुबोध कुमार गोयल को बैंक धोखाधड़ी मामले में कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड और अन्य कई मामलों के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में नई दिल्ली स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया है। ईडी के कोलकाता जोनल कार्यालय ने 16 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत सुबोध को गिरफ्तार किया और उन्हें 17 मई को कोलकाता में एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया गया और अदालत ने 21 मई तक सुबोध की ईडी हिरासत मंजूर कर ली है। बढ़ते आगे, बिहार की सियासत एक बार फिर तेज होती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव भले ही कुछ महीने दूर हो, लेकिन सियासी हलचल अभी भी तेज है और इसी कड़ी में एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सीट शेयरिंग पर जो है अहम चर्चा हुई है। बैठक भले ही औपचारिक बताई जा रही हो, लेकिन इसके सियासी मायने काफी गहरे हैं। एनडीए में तालमेल और आपसी समझ को लेकर यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। सूत्रों की माने तो कुछ सीटों को लेकर अभी भी सहमति बननी बाकी है और चिराग नीतीश की यह बातचीत इसी दिशा में एक बड़ा कदम जो है वो माना जा रहा है। और अब ये देखना होगा कि क्या ये मुलाकात एनडीए में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की तरफ बढ़ती है या फिर आगे और दौर की बातचीत जारी रहेगी। बढ़ते आगे, बिहार की सियासत में एक अहम बयान सामने आया है और केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा संदेश दिया। चिराग ने साफ कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है और इस वक्त नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि बिहार चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे, यानी एनडीए पूरी तरह से नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने और सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चिराग के इस बयान को एनडीए में एकजुटता और सीट शेयरिंग के संभावित संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार एक मजबूत एनडीए की सरकार, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जिसकी सोच एक विकास की सोच मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बिहार चुनाव के बाद परिणामों के बाद धनबाद पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर बड़ा हमला बोला। इरफान अंसारी ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भाजपा ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है जो मॉब लिंचिंग जैसे अमानवीय कारनामे में शामिल होते हैं, और उन्होंने कहा कि हत्या के आरोपी को माला पहनाना इंसानियत के खिलाफ है। इतना ही नहीं, उन्होंने बाबूलाल मरांडी को मानसिक स्थिति पर भी उनके सवाल उठाए और कहा कि जब से वे भाजपा में शामिल हुए हैं उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इरफान अंसारी ने स्पष्ट किया कि इस मामले की जांच हो रही है और इसकी जो आंच है बाबूलाल मरांडी तक भी जरूर पहुंचेगी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, देखिए बाबूलाल मरांडी जी का मैं सम्मान करता हूं और जब से भाजपा में गए हैं उनका दिमाग जो है हमको लगता है कि इधर उधर हो गया है। वो बोलते क्या है, करते क्या है, समझते क्या है, आई डोंट नो। अब हत्यारे का कोई जात नहीं होता, बाबूलाल जी को समझना चाहिए। और आप लोग हत्यारों को जात से जोड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बाबूलाल जी को कहूँगा, जिनका बेटा मरा है उसके माँ से मिल लीजिए, उनका आंसू सुन लीजिए, आप पुकार देख लीजिएगा उनका आंसू ना, तो बाबूलाल जी इस बोलना भूल जाएंगे। और इस तरह बोलेंगे तो माँ का हाय लगेगा उनको, अच्छा नहीं लगता। वो भी बेटा है, अगर मुस्लिम हो गया तो क्या होगा, पाप हो गया मुस्लिम होना क्या? मार दिया, बांध के मारने क्या, ये भारत का संविधान क्या? और गुजरात के राजकोट में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शहर में 38 अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया और इस दौरान अवैध रूप से बनी दुकानें और इमारतें तोड़ी गई। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई शहर के नियोजित विकास और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी थी। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि इस तरह के जो अभियान है वो आगे भी जारी रहेंगे ताकि राजकोट को अनियोजित और अवैध निर्माण से मुक्त कराया जा सके। और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी क्षेत्र में देशभक्ति की अनोखी तस्वीर देखने को मिली। समुद्र तल से 13,570 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम को सम्मान देना था। इस आयोजन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और युवा शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में तिरंगा लेकर जवानों के प्रति सम्मान और श्रद्धा जताई। पहाड़ी दुर्गम इलाकों में निकली ये यात्रा न सिर्फ देशभक्ति का संदेश थी बल्कि सैनिकों की शौर्य गाथाओं को सम्मान की अनूठी पहल भी। और इसी बीच दिल्ली से एक और जानकारी। सुप्रीम कोर्ट में अली खान महमूदाबाद की याचिका पर सुनवाई को मंजूरी। ऑपरेशन सिंदूर पोस्ट पर गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट 20 या 21 मई को करेगा मामले की सुनवाई और कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सोशल मीडिया पोस्ट पर गिरफ्तारी से बचाव की कोशिश की जा रही है, तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर जो है सुनवाई की मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के अशोका विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख अली खान महमूदाबाद की याचिका पर सुनवाई करने पर अपनी सहमति जताई है। अली खान ने ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट के कारण अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का जिक्र किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसी को लेकर कि मामले की सुनवाई 20 या 21 मई को की जाएगी अपने टाइम पे।
बढ़ते आगे, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जारी सियासी बयानबाजी के बीच टीएमसी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। कोलकाता में मीडिया से बातचीत करते हुए अभिषेक ने साफ किया कि टीएमसी ने कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का बहिष्कार नहीं किया और उन्होंने कहा कि टीएमसी इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं कर रही है, जबकि कुछ विपक्षी दलों के साथ सत्ता पक्ष ने भी इसे राजनीतिक जो रंग है वो देने की कोशिश जरूर की। अभिषेक ने कहा कि जब बात देश के सम्मान की हो तो राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में चर्चाएं जो है बेहद तेज है। अभिषेक बनर्जी का ये रुख पार्टी की स्पष्ट लाइन को दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के मुद्दों पर टीएमसी पूरी तरह देश के साथ खड़ी है। इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आ रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन कल शाम से बहुत सारे पत्रकारों का सवाल मुझे मिला है, कुछ लोगों से मेरा बात भी हुआ है। मैं आपको ये साफ साफ कह देता हूँ, एंड वी हैव स्टेटेड दिस मल्टीपल टाइम्स, आई एम रीइटरेटिंग इट अगेन, दैट व्हाटएवर डिसीजन द यूनियन गवर्नमेंट टेक्स which aims at combating and curbing terrorism, number 2, safeguarding the sovereignty of the nation, and number 3, to protect the national interest of the country. We as a party, Trinamool Congress, will stand with the center shoulder to shoulder. लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई डेलीगेशन जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डेलीगेशन जाना चाहिए, जाए, और जिस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा देके इंडिया का पीस को डिसरप्ट करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, उसका हम कड़ी निंदा करते हैं। उसको ग्लोबल स्टेज में इंफॉर्मेशन। बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल की सियासी सरगर्मियां अब तेज हो गई है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता और एलओपी शुवेंदु अधिकारी ने करारा जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि अभिषेक के किसी भी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। अधिकारी ने कहा कि उनकी एकमात्र पहचान मुख्यमंत्री के भतीजे के रूप में है। सियासत में जारी इस तकरार से राज्य की राजनीति और गरमाई हुई नजर आ रही है। का कोई बात का उत्तर देने के लिए जरूरत नहीं है। वो ममता बनर्जी का जो कंपनी है उसका चेयरमैन का नाम ममता और उनका मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है अभिषेक बनर्जी। हिज ओनली आइडेंटिटी इज नेफ्यू ऑफ द सीएम। आई डिफीटेड हिज ओनर। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रिगार्डिंग द क्वेश्चन। बढ़ते आगे, हरियाणा के सोनीपत में राज्य स्तरीय श्री गुरु गोरखनाथ प्रकट उत्सव समारोह का आयोजन किया गया और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। उन्होंने इस कार्यक्रम को गुरु गोरखनाथ की स्मृति में आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण आयोजन बताया और सीएम ने कहा कि महायोगी गुरु गोरखनाथ केवल एक महान तपस्वी नहीं थे, बल्कि उन्होंने पूरे भारत में योग विद्या का प्रचार प्रसार किया और इसके साथ ही उन्होंने संत कबीर दास, भगवान वाल्मीकि और गुरु नानक देव जैसे संतों की जयंती राज्य स्तर पर मनाने के गौरव को पिछले 10 सालों से जारी रखने की बात कही। गुरु गोरखनाथ जी की स्मृति, आज का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, ये समारोह हो रहा है, इस योजना की ये एक कड़ी है। इस योजना में हम सब जानते हैं, संत विचार महापुरुष विचार प्रसार समिति के द्वारा संत कबीर दास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी, महर्षि कश्यप जी और गुरु रविदास जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा ज्योतिबा फुले जी, भगवान परशुराम जी और धन्ना भगत जैसे संत महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का ये गौरव हमें पिछले 10 वर्षों से। गुरु गोरखनाथ जी की स्मृति। और पानीपत से खबर सामने आ रही, जहां पाकिस्तान के पक्ष में कथित जासूसी गतिविधियों में शामिल पाए गए कई लोगों को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने
जो है वो अपना बयान दिया और कहा कि पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। सीएम ने स्पष्ट किया कि अगर इस तरह की और संदिग्ध गतिविधि का पता चलता है तो संबंधित लोगों से पूछताछ की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस तरह के अपराधों को बर्दाश्त नहीं करेगी और सुरक्षा के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। नहीं, देखिए, जो इस प्रकार के हमारे सामने कोई विषय आते हैं उनके खिलाफ हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो पकड़े गए हैं कि हमारे ही यहाँ देश में रह करके अपने एक ऐसे पड़ोसी देश, क्योंकि भारत की संस्कृति में, हमारे संस्कारों में, हमारे ऋषियों ने, संतों ने, हमारे गुरुओं ने हमें ये शिक्षा दी है कि हम अपने आप को भी और दूसरे को भी हम स्वस्थ और ठीक रखें, ये हमारे संस्कारों में है। परंतु जिस प्रकार का हमारे पड़ोसी देश ने नापाक इरादों से हमारे जो भारत के नागरिक थे, जो परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, किस प्रकार से टारगेट तरीके से उनके बच्चों के सामने मौत के घाट उतार दिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था, उन्होंने ये बात कही थी कि अब समय आ गया है कि जो आतंकवाद की बची कुची जमीन है उसको मिट्टी में मिलाने का। और हमारे जांबाज सैनिकों ने उस आतंकवाद की मिट्टी को मात्र 3 घंटे में मिट्टी में मिलाने का काम किया है। और क्योंकि भारत के लोग वो द्वेष भावना नहीं रखते। बढ़ते आगे, दिल्ली की सरोजनी नगर में एक दुकान में अचानक आग लग गई और दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। वहीं दमकल की टीम ने जल्द एक्शन लेते हुए इस बड़ी दुर्घटना को होने से टाल दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। भोपाल से खबर सामने आ रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह के आयोजन के लिए गठित समिति की बैठक ली। बैठक में जयंती समारोह की तैयारियों और आयोजन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। देवी अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें शासन और समाज सुधार में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है, उनकी जयंती इस साल खास तरीके से मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बढ़ते आगे, बिहार के बक्सर से एक चौंकाने वाला मामला जो है वो सामने आया, जिससे में बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल हुआ और इसमें एसडीओ को सड़क पर ट्रक ड्राइवर को थप्पड़ मारते देखा जा रहा है। घटना के दौरान डीएम साहब भी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस घटना ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की जांच की मांग भी उठ रही है और जल्द ही इस पर कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। बढ़ते हैं आगे, केरल के कोझिकोड में रविवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। न्यू बस स्टैंड स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कैलिकट टेक्सटाइल्स की ऊपरी मंजिल से शुरू हुई आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। कपड़ों के भारी स्टॉक के साथ एक फार्मेसी, गोदाम और कई अन्य दुकानों को भारी नुकसान हुआ है। दमकल विभाग की टीम ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि व्यापारियों ने आग बुझाने में देरी और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की कमी पर आपत्ति जताई और इस कारण आसपास के क्षेत्र में यातायात भी प्रभावित हुआ। बस सेवाएं भी बाधित रही। स्थानीय प्रशासन और मंत्री ए.के. शशीन्द्रन ने मौके का निरीक्षण किया और राहत कार्यों की निगरानी की। अधिकारियों ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
बढ़ते आगे, ओडिशा के ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर इस बार रिकॉर्ड संख्या में ऑलिव रिडले कछुओं ने घोंसला बनाया। फरवरी 2025 की बात करें तो 6,98,718 कछुओं ने यहां अपने बच्चे पालने के लिए घोंसले बनाए, जो ऑपरेशन ओलिविया के तहत अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बताया जा रहा है। भारतीय तटरक्षक बल हर साल नवंबर से मई तक इस मिशन को संचालित करता है ताकि लुप्त जो होने वाले प्रजाति हैं इसकी रक्षा की जाए और हमारे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखा जा सके। यह अभियान कछुओं के प्रजनन के दौरान उनके सुरक्षित आवास की रक्षा जो है वो सुनिश्चित करना है और इस तरह के संरक्षण प्रयास समुद्री जीवन को बचाने के लिए और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। और आज की जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी मित्र या दुश्मन नहीं होता, केवल राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका की नीति में कई सारे अप्रत्याशित बदलाव आए, जिसने रूस और भारत जैसे देशों को रणनीतिक इसके चलते जो नुकसान है वो उठाना पड़ा। पाकिस्तान जैसे देश को आतंकवाद फैलाने के बावजूद आईएमएफ से सहायता मिलती रही, जबकि भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाई के समय अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कमजोर रहा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति में बदलाव के संकेत दिए, क्योंकि किसी भी देश ने आतंकवाद को लेकर भारत का साथ नहीं दिया, जबकि दूसरी तरफ चाइना और तुर्की की तरफ से आतंकवाद के समर्थन में लगातार पाकिस्तान का साथ दिया जा रहा था। अफगानिस्तान के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी और जयशंकर मुत्ताकी की बातचीत इसी नई भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी मानी जा रही है और ये पहली बार है जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत के बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान जारी किया। और चलिए इस बातचीत के क्या मायने हैं समझते इस रिपोर्ट के जरिए। जियोपॉलिटिक्स में कोई पराया या अपना नहीं होता, सभी एक दूसरे से अपने निजी हित के लिए शामिल होते हैं। लेकिन इस समय जियो रिलेशन में एक अजीब कश्मकश दिखाई दे रही है, क्योंकि जब से ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनकर आए हैं वे लगातार अजीबोगरीब काम किए जा रहे हैं। कल तक अमेरिका जिसे आतंकवादी मानता था और जिसके ऊपर इनाम घोषित किए हुए था, उसे ट्रंप ने राजनीतिक मान्यता दे दी और उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं। हम बात कर रहे हैं सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा की। अभी हाल ही तक अहमद अल शरा को उसके निकनेम अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसे अल गोलानी या अल जुलानी भी कहा जाता है, वह एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित और अमेरिका के द्वारा नामित आतंकवादी था, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन इनसे मुलाकात कर इतिहास रच दिया। इससे रूस और ईरान के इमेज को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि 8 दिसंबर 2024 को बशर अल असद जो सीरिया में अपना शासन चला रहे थे, रूस भाग गए, क्योंकि जिस रूसी सेना के दम पर वह शासन चला रहे थे वह यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझ गई और इसी का फायदा उठाते हुए अहमद अल शरा ने धावा बोल दिया और मजबूर होकर बशर अल असद को रूस भागना पड़ा और 53 सालों तक देश पर सख्ती से शासन करने के बाद असद शासन का पतन हो गया। वहीं पाकिस्तान, जिसके बारे में हर कोई जानता है कि वह आतंकवाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर भी आईएमएफ की तरफ से लगातार पैसे दिए जा रहे हैं, जिसका उपयोग पाकिस्तान ने भारत हमले में मारे गए आतंकी को पेंशन के रूप में उपयोग कर रहा है। लेकिन फिर भी खुले तौर पर आतंकवाद की इस लड़ाई में किसी ने भारत का खुले तौर पर साथ नहीं दिया। इसके कारण भारत को अपनी विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की। यह पहली बार है जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत के बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान जारी किया। एस जयशंकर ने फोन कॉल के दौरान पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले को लेकर मुत्ताकी की ओर से की गई निंदा की सराहना की। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत काबुल में एक समावेशी सरकार के गठन की वकालत करता रहा। लेकिन अब भारत को इस ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बीते समय में तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसे पाकिस्तान अच्छी तरह से समझ चुका है।
पाकिस्तान अपने यहाँ मौजूद लाखों अफगान शरणार्थियों को वापस भेज रहा है। इसका अफगानिस्तान विरोध करता रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी रह रहकर बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसे में क्या भारत तालिबान को मान्यता दिए बगैर अफगानिस्तान से अपने संबंध सुधारना चाह रहा है? हालांकि हाल के महीनों में भारत और तालिबान के बीच संपर्क बढ़ा है, जो रिश्ते को और गहरा करने की ओर संकेत दे रहा है। तो क्या भारत की अफगान नीति अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है? क्या आने वाले दिनों में भारत तालिबान के साथ अपने रिश्ते और गहरा करेगा? और क्या इससे भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने वैश्विक अभियान में समर्थन मिलेगा? इन सवालों का जवाब अब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना तय है कि भारत अब अपनी भू राजनीतिक रणनीति में नई सोच और नए रास्ते अपना रहा है। तो देखना होगा कि इस नई दिशा में भारत को कितनी सफल। जियोपॉलिटिक्स में कोई पराया या अपना नहीं होता, सभी एक दूसरे से अपने निजी हित के लिए शामिल होते हैं। लेकिन इस समय जियो रिलेशन में एक अजीब कश्मकश दिखाई दे रही है, क्योंकि जब से ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनकर आए हैं, वे लगातार अजीबोगरीब काम किए जा रहे हैं। कल तक अमेरिका जिसे आतंकवादी मानता था और जिसके ऊपर इनाम घोषित किए हुए था, उसे ट्रंप ने राजनीतिक मान्यता। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।